नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे राहु के कारकत्व के बारे में, बली व निर्बली या कह सकते हैं शुभ या अशुभ राहु का फल और उपाय। आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। हमने यह सीरीज चालू की थी सूर्य ग्रह से और शनि तक पूरा हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज के बारे में। राहु कोई भौतिक स्वरूप वाले ग्रह नहीं है, राहु का कोई स्वरूप नहीं है, ये एक छाया ग्रह है, परछाई है। छाया ग्रह होने के नाते ये पकड़ में नहीं आ सकते, क्योंकि छाया पकड़ में नहीं आती है। तो इसीलिए राहु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं अक्सर वे पकड़ में नहीं आती हैं जल्दी। राहु और केतु दोनों ही एक रस्सी के दो छोर होते हैं, यानी ये हमेशा एक दूसरे से 180 अंश पे रहते हैं। अगर हम बात करें राहु के शुभ प्रभाव के लिए, तो राहु के लिए जो सबसे अच्छा भाव बनता है, सबसे शुभ भाव बनता है, वह राहु के प्लेसमेंट के लिए तीसरा भाव है। अगर राहु इस भाव में है तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। इसके साथ साथ राहु छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और एकादश भाव में, इन तीन भावों में राहु का सबसे बेहतरीन प्रभाव होता है। राहु अगर अपने मित्र के घर में बैठा हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे राहु के लिए जो मित्र का घर है वह शुक्र का घर है, यानी अगर राहु तीसरे, छठवें और एकादश में 2 नंबर की गिनती या 7 नंबर की गिनती पर लिखा हो, आप देखेंगे ये राशियाँ होती हैं। आसानी के लिए आप देखिए कि अगर राहु इन भावों में 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 और 11 नंबर की गिनती पर राहु बैठा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में इन गिनतियों पर बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और अगर वह विशेष रूप से तीसरे, छठवें और 11वें घर में इन राशियों पर हो तो आपका राहु बहुत ही शुभ योग बनाएगा। आपको ये राहु बहुत मदद करने वाला है जीवन में। राहु कुछ ग्रहों के साथ में विशेष दोष भी उत्पन्न कर देता है। अगर किसी भी भाव में कुंडली के राहु के साथ में सूर्य की स्थिति हो, चंद्र की स्थिति हो या मंगल की स्थिति हो तो योग अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्र के साथ ग्रहण दोष बनाएगा, मंगल के साथ में अंगारक दोष बनाएगा, गुरु के साथ में हो तो चांडाल दोष तो बनाता है राहु, लेकिन स्वयं शुभ हो जाता है, गुरु को अशुभ कर देता है। तो राहु इन ग्रहों के साथ में अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप ये समझिए राहु के लिए कि राहु जिस ग्रह की राशि में होगा या जिस ग्रह के साथ होगा, इसको जैसा साथ मिलेगा वैसा ही प्रभाव ये देगा, क्योंकि इसका स्वयं का अस्तित्व तो नहीं है। पिंड का स्वरूप जैसा होता है उसकी परछाई वैसी ही बनती है। पेड़ की परछाई पेड़ के समान, व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के समान, तो राहु सिर्फ परछाई है। जिसके साथ में होगा, जिस प्रकार की राशि में होगा, वैसी ही परछाइयाँ बनाएगा। तो शुभ ग्रह के साथ होकर के राहु शुभ हो जाता है, गुरु के साथ रहे, शुक्र के साथ रहे तो स्वयं शुभ हो जाएगा और उन शुभ ग्रहों को दूषित कर देता है। अगर क्रूर ग्रहों के साथ में है तो उन ग्रहों की क्रूरता भी ले लेगा, और वे ग्रह स्वयं में क्रूर तो है ही है, जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य। तो शुभ ग्रहों के साथ रहना राहु का दशा महादशा सुधारेगा। अगर राहु आपका लगन में बैठा हुआ है, पहले भाव का राहु जो होता है व्यक्ति को रहस्यमयी चरित्र का बना देता है। याद रखिएगा,
जिसके भी लगन में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति देखने में जैसा होता है उसका आंतरिक स्वरूप वैसा नहीं होता है, और जो अंदर से है वह बाहर से दिखेगा नहीं। राहु जिनके लगन में होता है ऐसे व्यक्ति अपने रहस्यों का उद्घाटन नहीं करते। किसी से आप फ्रेंडशिप में है, कुछ भी है, जिसका राहु लगन में है, ऐसे व्यक्ति पे आप उसके कथनी और करनी में अंतर अवश्य पाएंगे। अगर ऐसा व्यक्ति बाहर से आपको बहुत सीधा सज्जन लगता है तो ऐसा ना जानिए वह सीधा सज्जन है। वह जो कह रहा है उसे बाद में अन्य तरीके से तौलेगा, और जो कह रहा है वही नहीं करेगा बल्कि अलग काम भी कर सकता है, उससे अलग हटके व्यवहार भी करेगा। तो राहु लगन में हो तो व्यक्ति को हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव दो मुहा होता है, जो दिखता है वो वास्तविक नहीं होता और जो होता है वो दिखता नहीं है। अगर राहु दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अनावश्यक बड़बड़ाने वाला, बोलने वाला होता है, वाणी दोष हो जाता है, गाली गलौज भी कर सकता है। जिसके दूसरे भाव में राहु हो, खासकर पुरुष की कुंडली में, तो वह व्यक्ति गाली गलौज और गुस्से में अपशब्द बोलने वाला। अगर स्त्री की कुंडली में हो राहु तो वो ऐसी स्त्री ज़्यादा बोलने वाली, झगड़ा करने वाली, आप उसको एक बात बोल देंगे अगर कुछ तो वह 5 बात 10 बात उसी चीज़ को दोहरा दोहरा करके बोलेगी। तो राहु द्वितीय भाव में अच्छा नहीं है। द्वितीय भाव में राहु के होने से कुछ ना कुछ धन भी व्यर्थ चला जाता है व्यक्ति का जीवन में। किसी को उधार देंगे तो मिलने की संभावना कम, या किसी लालच में फंसेंगे तो पैसा डूबेगा भी। राहु के चौथे भाव में होने से घर से दूरी का योग बनता है, घर से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है, और माता को कुछ न कुछ स्किन प्रॉब्लम वगैरह भी ऐसा राहु दे देता है। राहु चौथे भाव में अच्छा नहीं है। राहु के चौथे भाव में होने से व्यक्ति का जो मन होता है वह बहुत पवित्र नहीं होता है, व्यक्ति दूषित मन का होता है, यानी ज़्यादातर समय नकारात्मक चीज़ों को सोचता है। अच्छी चीज़ें रहेंगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के बोलेगा, अरे ये चीज़ तो खराब है, इसके कारण सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। नकारात्मक, स्वयं नकारात्मक विचारों से टेंशन नहीं लेगा, लेकिन अन्य चीज़ों में जो भी उसके सामने चीज़ें रहेंगी, घटनाएं रहेंगी, उनमें कुछ ना कुछ कमी निकालना ऐसे राहु का काम है। अगर राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि राहु अगर और केतु दोनों के लिए सूत्र होते हैं। राहु अगर त्रिकोण में होता है तो राजयोग भी देता है। लगन का राहु भले ही दो मुहा बना दे, व्यक्ति के स्वभाव को पहचानना मुश्किल हो, लेकिन अगर लगन का है, पंचम का है, नवम का राहु है, अगर यह अच्छे राशि में पड़ गया है, इन मित्र की राशियों में है, इन भावों में हो करके ग्रहण दोष नहीं बना रहा, अंगारक नहीं बना रहा और चांडाल दोष नहीं बना रहा, श्रापित दोष नहीं बना रहा है, तो यह राहु आपकी बहुत मदद कर सकता है। इन भावों में, लगन में, पंचम में, नवम में बैठा हुआ राहु योग कारक हो जाता है, राजयोग देने की शक्ति आ जाती है। दशा कोई भी ग्रह इन भावों में होता है तो उसे बल मिलता ही मिलता है। त्रिकोण भाव में तो राहु को भी बल मिलेगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर इन भावों में राहु बैठा हुआ है, लगन में और पंचम में और नवम में राहु बैठा है, और उसी के साथ साथ ये जो केंद्र आपके हैं, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, अगर इन घरों का स्वामी इन्हीं राहु केतु के साथ त्रिकोण में बैठे तो राजयोग हो जाता है। इसको मैं और आसान करके समझाता हूँ। आपको यह देखना है कि आपके लग्न में पहले घर में कौन सी गिनती लिखी है, उसका स्वामी कौन सा है। मान लीजिए 8 नंबर यहाँ है, एक पूरी कुंडली तैयार कर देते हैं। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो 8 का स्वामी मंगल हुआ। ऐसे आप देखिए यहाँ कौन सी गिनती लिखी है, यहाँ इन चारों घरों में जो जो गिनती लिखी हो उसको नोट कर लीजिए। 8 यहाँ लिखा है स्वामी मंगल, मैं उदाहरण दे के आपको समझा रहा हूँ। मंगल हो गया। यहाँ 11 नंबर है, 11 का स्वामी कौन सा ग्रह है, शनि। यहाँ पर 2 नंबर है, 2 का स्वामी कौन है, शुक्र है। और यहाँ 5 नंबर है, 5 का स्वामी कौन है, सूर्य। ये स्वामी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो इन 4 घरों के स्वामी ग्रह आए हैं इनको आप नोट करिए। अगर ये ग्रह राहु के साथ में इस पहले घर में हो, 5वें घर में हो, 9वें घर में हो तो राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से राहु का एक दूसरा राजयोग भी बनता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में राहु हो, यानी केंद्र स्थान में हो। ये लगन जो होता है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। अगर राहु त्रिकोण में है और केंद्र के स्वामियों के साथ है तो राजयोग,
और राहु अगर केंद्र में है और उसके साथ त्रिकोण का स्वामी हो तो राजयोग। अब ये देखिए, अगर इन चारों घरों में आपका राहु है तो आपको क्या देखना है कि इस पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। जो गिनती होगी यहाँ से टैली करा के आप जान लेंगे। अगर यहाँ पर 6 लिखा है आपकी कुंडली में तो 6 का स्वामी बुध। मैं इसी कुंडली को ले लेता हूँ, यहाँ 8 लिखा, 8 का स्वामी मंगल। और यहाँ पंचम भाव में 2 नंबर लिखा है, 2 का स्वामी कौन सा ग्रह है, शुक्र। और यहाँ पे 4 लिखा, 4 का स्वामी चंद्रमा है। तो अगर इन त्रिकोण, इन तीनों घरों का स्वामी जो भी ग्रह आया वह राहु या केतु के साथ इन चारों घरों में से किसी घर में होगा तो भी राजयोग बनेगा। अगर भले ही वह सूर्य ही क्यों ना हो, राहु के साथ मंगल ही क्यों ना हो, जो दोष बनेगा वह उसका परिणाम अलग होगा, लेकिन जो राजयोग बनेगा ये आपको जीवन में धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर देगा। राजयोग का तात्पर्य पर धन कमाने से, भौतिक सुख साधन, एक कंफर्टेबल लाइफ से होता है। और जो दोष बनते हैं उनका अपना अलग प्रभाव होता है, वो अपना अलग प्रभाव देंगे। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली, जैसे यहाँ पर राहु बैठा, इसी के साथ में शनि भी बैठ गया, तो ये राहु शनि कैसे प्रभाव देंगे। इस भाव में बैठने का शनि का अपना प्रभाव होगा, वो अपना प्रभाव देगा। राहु का अपना प्रभाव होगा, वो राहु अपना प्रभाव देगा। दोनों ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव भी देंगे और फिर ये दोनों ग्रह एक साथ होने का भी ज्वाइंटली प्रभाव भी देंगे। तो ग्रहों की युति का ऐसा ही फल मिलता है कि हर ग्रह अपना अपना अलग प्रभाव भी देता है, फिर दोनों का जो ज्वाइंट योग बनता है उससे भी प्रभाव बनता है। तो ये राहु केतु का राजयोग हो गया। यहाँ पंचम में हो तब मैंने ये आपको बताया राजयोग बना सकता है। राहु अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी पोजीशन छठे भाव में राहु की है। छठे भाव का राहु होने से आप जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते के सारे कांटों को राहु झाड़ू लगा के साफ करता है, यानी आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं होने देता है। सप्तम भाव के राहु होने से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। सातवां भाव जीवन साथी का होता है, जीवन साथी के चरित्र को लेकर के समस्याएं पैदा कर देता है, या आप जो है किसी ऐसे स्त्री या पुरुष के संपर्क में आ सकते हैं जिसका विवाह पहले से हो चुका हो, विधवा हो या विधुर हो, ऐसे संपर्क में ला सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर राहु कुंडली में कहीं 9 नंबर की गिनती या 12 नंबर की गिनती पर हो तो ज़्यादा अशुभ होता है। 9 और 12 नंबर धनु यानी मीन राशि, धनु और मीन राशि का राहु नीच राशि में माना जाता है। कुंडली में किसी भी भाव में राहु 9-12 नंबर की गिनती पर है तो अशुभ माना जाएगा। और अगर वह विशेष रूप से सप्तम भाव में इन दोनों राशियों पर है तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य जुड़ेगा जिसका विवाह पहले से हुआ हो या जो विधवा हो, विधुर हो, ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बन जाता है। तो आपको राहु का उपाय करना चाहिए। अगर पढ़ाई के दौरान, बालपन के दौरान, पढ़ाई की अवस्था के दौरान राहु की दशा आती है तो ऐसे व्यक्ति के शिक्षा में भी बाधाएं आती हैं। अष्टम भाव का राहु होने से व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं होती हैं अचानक से होती हैं। चोट चपेट अचानक से होगा, हेल्थ इशूज अचानक से आएंगे, धन का आगमन भी अचानक होगा और धन लॉस भी अचानक ही होगा। 8वें भाव में राहु जीवन को रहस्यों से भर देता है, पेट और गैस आदि की समस्याएं भी देता है और व्यक्ति को सपने में विचित्र प्रकार के सपने भी आते हैं। सोते समय व्यक्ति को नींद में विचित्र प्रकार के स्वप्न की प्राप्ति भी होती है। राहु अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो भाग्य की स्थिति को डामाडोल करता है और नास्तिकता की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, और ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म में रुचि लेने से राहु के प्रभाव को रोका जा सकता है। अगर दसम भाव में राहु या केतु में से कोई अकेला बैठता है तो व्यक्ति के कैरियर के सेटलमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कि राहु अगर दसम भाव में अकेला है, उसके साथ में कोई ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति का कैरियर डामाडोल स्थिति में रहता है, अप डाउन्स लगे रहते हैं, व्यक्ति का मन कैरियर को लेके भयभीत भी रहता है। अगर कोई साथ में दूसरा ग्रह होगा तब तो अच्छा है। 11th हाउस का तो राहु अच्छा ही है, आपको हर मनोकामना पूरी कराने में मदद करता है। 12वें भाव का राहु बहुत ही अशुभ होता है। शेख चिल्ली के सपने, शेख चिल्ली की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। 12वें भाव में राहु होगा तो व्यक्ति सिर्फ कल्पनाएं करेगा, असंभव कल्पनाएं करेगा और काल्पनिक जीवन जी करके अपना जो है धन और कैरियर दोनों को बर्बाद करेगा। तो 12वें भाव का राहु अच्छा नहीं है, बहुत अशुभ है। इसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बड़े सपने दिखाएगा, फिर उनको पूरा करने के लिए आपको
पैसा और आपका स्वास्थ्य, समय सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब ये जान लीजिए कि राहु जो है यह अगर जिस नक्षत्र में बैठा है, आप अपनी कुंडली देखिए, राहु किसी भी भाव में हो, राहु किस नक्षत्र में बैठा है, यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस चीज़ का बहुत व्यापक असर पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कि राहु जिस भाव में है उस भाव में जब आप कुंडली देखते हैं तो हर ग्रह का राशि, अंश, कला, विकला देने के साथ साथ राहु का नक्षत्र भी दिया गया रहता है। अगर राहु कुंडली में आपके उग्र या क्रूर नक्षत्र में होगा तो राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है। उग्र और क्रूर नक्षत्र कौन से हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अगर राहु आद्रा नक्षत्र में बैठा हो, मैं लिख देता हूँ, आद्रा नक्षत्र में होगा राहु, आश्लेषा नक्षत्र में होगा, आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो भी अच्छा नहीं है। राहु ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में होगा तो भी ये उग्र नक्षत्र में है। इन नक्षत्रों में बैठा हुआ राहु अशुभ प्रभाव देता है। इसके अलावा ये इसको तीक्ष्ण नक्षत्र बोलते हैं, दारुण नक्षत्र। और उग्र नक्षत्र जो होता है वो भरणी होता है। भरणी नक्षत्र में राहु बैठा है तो अच्छा फल नहीं देगा। मघा नक्षत्र का राहु अच्छा फल नहीं देगा। पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा के जो तीनों नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों में बैठा हुआ राहु अगर है तो वह शुभ फल देगा। राहु आपको अच्छा फल देगा अगर राहु मृदु नक्षत्र में बैठा हो, अच्छे नक्षत्र में बैठा हो। अच्छा नक्षत्र जैसे मृदु नक्षत्र में आ जाएगा आपका मृगशिरा नक्षत्र का राहु हो तो अच्छा रिजल्ट दे देगा। पुष्य नक्षत्र का हो राहु तो अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होगा। हस्त नक्षत्र का राहु अगर बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से अभिजीत में बैठा हो तो अच्छा नक्षत्र देगा। चित्रा में अच्छा नक्षत्र देगा, अनुराधा में देगा, रेवती में अच्छा फल आपको ये देगा, रोहिणी में और तीनों उत्तराओं में भी अच्छा फल देगा। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद में बैठा होगा तो अच्छा नक्षत्र, अच्छा प्रभाव देगा। कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है ये जो उग्र नक्षत्र हैं और जो दारुण नक्षत्र हैं इनमें राहु के बैठने से प्रभाव राहु का बिगड़ जाता है। अन्य नक्षत्रों में राहु अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अच्छा रिजल्ट देगा भी। राहु के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या राहु को शुभ ग्रह का साथ मिला हो, राहु के साथ में बुध बैठा हो, चंद्रमा को छोड़ के बुध बैठा हो, राहु के साथ में शुक्र हो, राहु के साथ में गुरु हो, तो ऐसे में राहु का स्वयं का प्रभाव अच्छा हो जाता है और इन ग्रहों का प्रभाव बिगड़ जाता है। तो ऐसे में अगर राहु की दशा पहले पड़ जाए और इन ग्रहों की दशा जीवन में ना आए तो पूरा ओवरऑल लाइफ अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर इन ग्रहों की दशाएं आएंगी तो राहु के प्रभाव में होने के नाते इनकी दशाएं बिगड़ेंगी और ये राहु इनके प्रभाव में होने से राहु की दशा अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में बैठा है, छठे भाव में है या 11th हाउस में है और ग्रहण दोष, अंगारक दोष नहीं बना हुआ है, काल सर्प दोष नहीं है, तो राहु का स्टोन आप गोमेद पहन सकते हैं। गोमेद आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो जाएगा। तीसरे, 6वें और 11वें भाव का राहु है तो आप गोमेद स्टोन पहनिए, मध्यमा उंगली में पहनिए, ये आपको काफ़ी लाभ देगा। अगर आपका राहु धन भाव में है, अष्टम भाव में राहु है या 12वें भाव में है, इन 3 भावों में राहु ज़्यादा अशुभ प्रभाव देगा। द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर आपकी कुंडली में है ऐसा राहु तो आपको राहु के वस्तुओं का दान करना चाहिए। राहु के वस्तु में आप काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले रंग का जो उड़द होता है उसका दान करिए। लोहे के वस्तु का दान कर सकते हैं, काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काले जो सामान हैं, वस्तु हैं, उनका दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। ये सारे दान करने से आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने वजन के बराबर दान करें तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। राहु के लिए जो आप नारियल वगैरह पानी में बहा देते हैं, ये सब उतने तगड़े उपाय नहीं है, ये सब टोटके में आते हैं। शास्त्रीय उपाय क्या क्या है? जप है और दान है। राहु का, अगर राहु बहुत अशुभ है तो राहु का दान भी कर दीजिए, राहु का जप भी करवा दीजिए। और जैसे कुछ लाल किताब के जो टोटके होते हैं वो टोटके हैं, वो शास्त्रीय उपाय नहीं है। जैसे मूली सिर के नीचे रख के सो जाना, पानी में कुछ फेंकना, ज़मीन में दबाना,
और लंबे उपाय होते हैं 43 दिन लगातार करो, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, मतलब वो रिजल्ट नहीं देगा। तो उसको करना भी मुश्किल होता है और वो उपाय नहीं, वो टोटके में आते हैं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत उपाय है, इसको करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। तो राहु के बारे में आज हमने आपको संक्षेप में जानकारी दी है। जल्दी ही हम आपको इंटरेक्टिव पैनल पे फेस टू फेस पढ़ाना शुरू करेंगे और कोर्स भी हम तैयार कर रहे हैं। ये मान के चलिए 1.5 से 2 महीने में कोर्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको कोर्स भी कराया